इस वीडियो में हम उपभोक्ता संतुलन के लिए एक आवश्यक टूल के रूप में कीमत रेखा का अध्ययन कर रहे हैं और उपभोक्ता के संतुलन की तरफ हम चल रहे हैं। कीमत रेखा या बजट रेखा, प्राइस लाइन और बजट लाइन। कीमत रेखा होती क्या है? अगर कीमत रेखा को परिभाषित करें तो कीमत रेखा या बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को खर्च करके बाजार में प्रचलित कीमतों पर प्राप्त कर सकता है। या आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताती है जो प्रचलित मूल्यों पर उपभोक्ता अपनी दी हुई आमदनी से क्रय कर सकता है। या फिर आप तीसरे रूप में देखिए, शब्द आपके हैं, बस महत्वपूर्ण बातें आ जानी चाहिए। भाषा तो आपकी अपनी होगी, इसमें रटने की बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमतें दी हुई हैं, कीमतें बाजार में जो प्रचलित कीमतें हैं और उपभोक्ता की आमदनी निश्चित है। तो उपभोक्ता दो वस्तुओं को खरीदेगा तो कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताएगी जिन्हें बाजार में प्रचलित कीमत पर अपनी दी हुई आय से उपभोक्ता खरीदने में सक्षम होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो देखो, इसको मैं दो तरीके से लूँगा। अगर वक्र के रूप में दर्शाएं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर वस्तु एक्स और वाई अक्ष पर वस्तु वाई। ठीक है, बी एल एक सरल रेखा के रूप में रैखिक जो वक्र है, और ये वक्र है जो बी एल जो है कीमत रेखा का दर्शाने वाला वक्र है, या ये कीमत रेखा है बी एल। ठीक है, अब ये बी एल कीमत रेखा क्यों है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कि मान लीजिए, देखिए, कीमत रेखा का समीकरण एक बात है। समीकरण कीमत रेखा का मैं आपको बताऊं तो जो बात यहाँ भाषा रूप में, परिभाषा के रूप में कही गई है, इसको अगर मैं गणित के रूप में दर्शाऊंगा तो वह हो जाएगा m इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। भाई, कुल खर्च उपभोक्ता का कितना है? कुल आमदनी के बराबर। आमदनी m है, वस्तु x पर जो कुल खर्च है x वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के गुणनफल पर के बराबर, और y वस्तु पर खर्च उसकी मात्रा और कीमत के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम 4 पेन खरीदते हैं और एक पेन की कीमत 10 रुपया है, तो पेनों पर कुल खर्च मात्रा गुणा कीमत बराबर 4 गुणा 40 बराबर 40 हो गया ना। और मान लीजिए कि हमें 2 कॉपियाँ खरीदनी है, तो 2 कॉपी, एक कॉपी की कीमत मान लीजिए 20 रुपया या 25 रुपया है। एक कॉपी की कीमत 25 रुपया या 30 रुपये कह लो, आप 30 कह लो, चलो 30 रुपये में एक कॉपी मिलती है, दो आप कॉपियाँ खरीदते हैं, तो उस स्थिति में कॉपियों पर खर्च हो जाएगा 60 रुपया। कुल खर्च आपका कितना है? 40 रुपया पेनों पर और 30 रुपया और 60 रुपया कॉपियों पर, और आपको घर वालों ने 100 ही रुपये दिए हैं। और ये तो आपकी पॉकेट मनी की बात हुई। अगर किसी की आमदनी 100 ही रुपया है तो जो उसने वस्तुएं खरीदी हैं, उन वस्तुओं की मात्रा और उनकी कीमतों के गुणनफल का योग करके हम उन पर कुल खर्च ज्ञात कर सकते हैं। तो उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च करके यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर के सभी, इस रेखा पर स्थित सभी संयोग उसे प्राप्य हैं। इसके अंदर के सभी संयोग उसे प्राप्य हैं। प्राप्त तो हैं, लेकिन यहाँ इनको लेगा नहीं। कारण क्या है कि उसकी क्षमता तो ज़्यादा है। ये बिंदु H उसे प्राप्त नहीं है क्योंकि ये उसकी क्षमता से बाहर हो गया, आमदनी कम पड़ गई। ये जो कीमत रेखा है, इसका देखिए समीकरण ये है m इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए कि उपभोक्ता, इस समीकरण से मैं हम अपनी बात को कहूँ, मान लीजिए कि उपभोक्ता x वस्तु की कोई भी इकाई नहीं खरीदना, एक भी इकाई नहीं खरीदता,
और सारा पैसा वाई वस्तु पर खर्च कर देता है, तो वाई वस्तु के अधिकतम जो खरीद कितनी होगी, एम इक्वल टू वाई इंटू पी वाई, और वाई बराबर एम बटा पी वाई। एम कुल आमदनी में उसकी कीमत का भाग दे दो। अभी और थोड़ा सा और इसको समझाऊंगा, तो एम बटा पी वाई ये बी बिंदु पर पहुंचेगा। अगर एक्स बिल्कुल नहीं खरीद रहा है, यहाँ एक्स थोड़ी खरीद रहा है, और अगर संपूर्ण आय को एक्स वस्तु के खरीद में खर्च कर देता है तो वाई बिल्कुल नहीं खरीदेगा, तो उस स्थिति में एक्स बराबर एम बटा पी एक्स, एक्स की मात्रा जो है एम बटा पी एक्स के बराबर होगी। ठीक है, अब आप और दूसरे तरीके से समझो। मान लीजिए उपभोक्ता के पास 50 रुपये हैं, कुल आमदनी उसकी 50 रुपया है, एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है और वाई वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है। तो अब आप बताओ कि जब सारा पैसा वो वाई वस्तु को खरीदने में खर्च कर दे, यानी सारा का सारा पैसा, एक्स बिल्कुल नहीं खरीदे, जब बिल्कुल नहीं खरीदेगा वाई की अधिकतम कितनी मात्रा खरीद सकता है, इकाइयाँ कितनी खरीद सकता है वो, भाई कुल आमदनी बटा एक इकाई एक वाई की कीमत, तो 50 बटा में 5 बराबर 10 इकाई खरीद सकता है। इसी तरह से अगर सारा पैसा वो एक्स वस्तु के उपभोग में खर्च करना चाहे तो अधिकतम एक्स जो वो खरीद सकता है वो 50 बटा में 10 यानी 5 इकाई एक्स की खरीदेगा। ठीक है, तो उसकी पहुंच, अगर वो बिल्कुल भी एक्स नहीं खरीदे तो यहाँ तक हो सकता है, और अगर सारा पैसा एक्स वस्तु को खरीदने में खर्च कर दे और वाई बिल्कुल नहीं खरीदे तो यहाँ होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो इनसे बन गई बजट लाइन। इस रेखा पर स्थित कोई भी संयोग उपभोक्ता को उपलब्ध है, उसकी आमदनी इतनी है कि वो इसे खरीद सकता है, इससे नीचे वो खरीदना नहीं चाहेगा, इससे ऊपर वो जा नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए कि बजट रेखा बीएल का ढाल कैसे निकालें आप। भाई ये आपने बीएल रेखा खींची तो त्रिभुज बन गया ओ बी एल है। अब ये एक्स अक्ष से जो कोण बना रही है, या तो इसका टेन थीटा का मान निकाल लीजिए, या आपके ध्यान होगा टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ओ बी और आधार क्या है ओ एल, ये विकर्ण है ना त्रिभुज का, तो ओ बी बटा ओ एल ये बजट रेखा का ढाल हुआ। अब यहाँ ओ बी कितना है, अब आप इसको 10 को भूल जाओ, ओ बी मतलब एम बटा पी वाई है, यही है ना, चाहो तो फिर 10 से भी समझा दूंगा। और ऑयल कितना है एम बटा पी एक्स, यही तो है, तो एम बटा पी वाई बटा एम बटा पी एक्स, ओ बी लंब बटा आधार एम बटा पी वाई बटा एम बटा पी एक्स। ये देखिए ये मैंने गलत लिखा है, ये ध्यान रखना, एम बटा है, कभी ये कन्फ्यूजन हो जाए ना, एम बटा, तो एम बटा पी वाई। अब देखिए चौथी संख्या गुणा में आती है और तीसरी संख्या भाग में हो जाती है, पी एक्स बटा में एम से एम कट जाएगा तो पी एक्स बटा पी वाई, इसका ढाल हो गया। बजट रेखा का ढाल, पी एक्स क्या है एक्स वस्तु की कीमत और पी वाई क्या है वाई वस्तु की कीमत, तो बजट रेखा का ढाल हुआ कीमतों का अनुपात। ठीक है, ये बात कही है मैंने। अब दूसरे तरीके से देखिए इसको, अगर आप बात करें कि एक्स, अगर देखिए ओ बी बराबर 10 है और ओ एल बराबर 5 है, 10 बटा 5, 10 क्या है एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स है ना, और 5 क्या है वाई वस्तु की कीमत, यही बात आई ना, निकल के वही आ गया। भाई मैंने दूसरे तरीके से निकाला लेकिन सही तरीका ये है, बजट रेखा का जो समीकरण है उससे निकाल लीजिए, तो या इसे बीजगणित से आप निकालना चाह रहे हैं तो लंबट आधार करके निकाल लीजिए, उसे ज्यामिति से निकालना चाह रहे हैं। बजट रेखा का ढाल है जो कीमतों का अनुपात वस्तु एक्स की कीमत का वस्तु वाई की कीमत से अनुपात के बराबर होता है। अब बजट रेखा में परिवर्तन चेंज और बजट रेखा में विवर्तन शिफ्टिंग, ये दो चीज़ें हैं, ये और समझने की चीज़ें हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है आगे जाके।
देखिए, हम सबसे पहले बजट रेखा में परिवर्तन की बात करें। ये वाई अक्ष पर वस्तु वाई, एक्स अक्ष पर वस्तु एक्स। प्रारंभिक स्थिति यह है कि PL1 एक बजट रेखा है जब वस्तु एक्स और वस्तु वाई की कीमतें दी हुई हैं। ठीक है, जो भी कीमतें मुझे नहीं पता, और उपभोक्ता की आमदनी भी दी हुई है। अब अगर उपभोक्ता की आमदनी तो स्थिर रहे, आमदनी में कोई बदलाव नहीं आए, और वाई वस्तु की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं आए, एक्स वस्तु पहले से सस्ती हो जाए, एक्स वस्तु की कीमत घट जावे, तो उस स्थिति में उपभोक्ता एक्स वस्तु को पहले की तुलना में ज़्यादा खरीदने में सक्षम हो जाएगा। समझ गए आप? तो ऐसे में ज़्यादा खरीदने में सक्षम हो जाएगा, तो उसके लिए उसकी बजट रेखा, जो उसकी सीमा है, उसकी क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, तो PL2 हो जाएगी। और अगर कीमत और भी गिर जाए तो उसकी क्षमता और भी बढ़ जाएगी, और एक्स को पहले से और अधिक खरीदने में सक्षम होगा, तो उस स्थिति में बजट रेखा PL3 हो जाएगी। वाई वस्तु में कोई कम बदलाव नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि वाई वस्तु की कीमत उतनी है। ठीक है ना? ये तो हो गया बजट रेखा में परिवर्तन, चेंज। अब अगर वाई वस्तु की कीमत में कोई बदलाव आ जाए तो आप देखिए ये बदलाव दो तरीके से आप दिखा। कीमत घटी, कीमत घटेगी तो बजट रेखा राइट हैंड साइड को जो चली जाएगी, और अगर कीमत बढ़ जाए तो पहले से महंगी हो जाएगी ना वस्तु। एक्स वस्तु पहले से अगर महंगी हो जाएगी, तो अगर वो यहाँ था तो वो पहले से कम खरीदेगा, सक्षम खरीदने में कम होगा, तो ऐसे में इधर चला जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड को। अगर कीमत घटती है तो राइट हैंड साइड की जाएगी बजट रेखाएं, और अगर बढ़ती है तो लेफ्ट हैंड साइड को चला जाएगा। ठीक है, वाई वस्तु की कीमत में बदलाव का असर देखिए क्या होगा। एक्स वस्तु में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत उतनी है, उपभोक्ता की आमदनी भी उतनी है। फ़र्क क्या आ रहा है कि वाई वस्तु की कीमत में बदलाव आ गया। बदलाव कैसे? या तो घट जाए या बढ़ जाए। अगर कीमत घट जाती है वाई वस्तु की, तो बजट रेखा PDS हो जाएगी, क्योंकि अब उपभोक्ता वाई वस्तु ज़्यादा खरीदने में सक्षम होगा। ठीक है, तो ऐसे में बजट रेखा PL की बजाय PDSL हो जाएगी। और अगर वाई वस्तु पहले से महंगी हो जाती है तो बजट रेखा नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अब कम वाई खरीद पाएगा। ये तो हो गया बजट रेखा में परिवर्तन, चेंज। अब एक और चीज देखिए, शिफ्ट यानी विवर्तन। वो कैसे होगा? अगर आपने एक्स की कीमत में बदलाव किया तो ये असर आया, वाई की कीमत में बदलाव किया तो ये असर आया। तीसरी और चीज भी है ना, उपभोक्ता की आमदनी। ये एक्स वस्तु की कीमत भी उतनी रहे, वाई वस्तु की कीमत भी उतनी रहे, इनमें कोई बदलाव नहीं आए, और बदल जाए उपभोक्ता की आमदनी। और आमदनी क्या है? अगर मान लीजिए उपभोक्ता की आमदनी बढ़ जाती है, तो शुरू में जो बजट रेखा P1L1 थी, अब बढ़ने के बाद में तो उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों वस्तुओं को पहले से ज़्यादा खरीदने में सक्षम हो जाएगा, तो बजट रेखा राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी P2L2 के रूप में। और अगर आमदनी और अधिक बढ़ जाए तो फिर बजट रेखा P3L3 के रूप में राइट हैंड साइड को और शिफ्ट हो जाएगी। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कीमत रेखा में जो विवर्तन होगा वो ये होगा कि बजट रेखा समानांतर रूप से ऊपर जाएगी। ध्यान रहे, क्योंकि कीमतों में कोई बदलाव नहीं है, बदलाव सिर्फ उपभोक्ता की आमदनी में। ऐसे में बजट रेखा अपने राइट हैंड साइड को, अगर आय बढ़ रही है तो राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेगी, पैरेलल शिफ्ट करेगी, समांतर रूप से अपने राइट हैंड साइड को चली जाएगी। तो ये कीमत रेखा से संबंधित बातें हो गई। कीमत रेखा की परिभाषा या अर्थ, और कीमत रेखा का जो वक्र है, बजट रेखा जो हमने दिखाई, कीमत रेखा का ढाल, और फिर कीमत रेखा में परिवर्तन और विवर्तन, ये चीज़ आपने अध्ययन कर लिए। अब हम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करने में सक्षम हैं, क्योंकि अब हमारे पास में उदासीनता वक्र भी है और कीमत रेखा भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।